जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर हम लोग देखने वाले हैं जो आपके 6 सितंबर और 7 सितंबर के पेपर के बिल्कुल समान होगा, यानी कि सिर्फ 19-20 का फर्क होगा। तो अगर आप एक अच्छा स्कोर कार्ड लेना चाहते हैं और इस बार ये यूपी पेट के एग्जाम को क्रैक करना ही करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो का हर एक सवाल आपके लिए सवाल नहीं बल्कि वरदान होगा। यानी कि यहां से आप देखेंगे कि बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ऐसे ही सवाल साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों पूरे मॉडल पेपर को हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहले हिंदी के 10 सवाल मैं लाया हूं, उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर के सवाल, उसके बाद रीजनिंग के, मैथ के और मैथ के डीआई के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो साथियों अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो इस युद्ध को जीत कर जाइएगा। चेक करिएगा कि आपके कितने सवाल इसमें से सही हो रहे हैं। पहला सवाल है, कह रहे कि पुल्लिंग शब्द बताइए इन चारों में से कौन सा। देखिए अगर किसी शब्द के साथ अच्छा आ रहा है तो वो पुल्लिंग है और अगर अच्छी आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग है। दया कैसी है, दया अच्छी है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रार्थना अच्छी है, वायु अच्छी है, लेकिन नेत्र अच्छा है, नेत्र अच्छी है नहीं होता है तो नेत्र आपका पुल्लिंग होगा, बाकी सारे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। कह रहे कि वृद्धि स्वर संधि इन चारों में से बताइए कौन सी। मैं ट्रिक बता देता हूं जिसमें आपको दो मात्राएं ऐसे करके दिखे वहां पर लगा देना कि ये वृद्धि संधि है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन मात्र, ऑप्शन नंबर डी में ऐसे साथियों दो मात्राएं हैं, इसलिए आपका जो वृद्धि संधि होगी वो ऑप्शन नंबर डी वाली होगी। अगला देखिए कह रहे ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए सही लोकोक्ति आपको बताना है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, दोनों हाथों में लड्डू, ढोल के भीतर पोल, दो लड़े तीसरा ले उड़े। मैं कहूंगा दूध का दूध पानी का पानी का मतलब होता है ठीक ठीक न्याय हो जाना। तो उसके बाद देखिए कह रहे कि उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण आपको साथियों बताना है क्या होगा। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं लंबा लड़का, क्या अगर मैं यहां पर लिखूं, अगर मैं साथियों लिखूं लंबा लड़का तो देखिए लड़के की विशेषता बताई जा रही है इस लंबा शब्द के द्वारा, तो ये जो होगा साथियों ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। लेकिन जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके लड़के के बारे में बताया जा रहा है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक विशेष शब्द हो जाएगा। तो यहां पर विशेषण पूछा जा रहा है तो लड़का शब्द जो होगा ये आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर विशेष लिखा होता तो फिर आप लड़का और उत्तर को लगाते, है ना। अगला सवाल कह रहे कि प्रतिमान में समास बताइए। मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए किसी भी शब्द के शुरू में अगर प्रति लिखा हो, किसी भी शब्द के शुरू में अगर प्रति लिखा हो या बड़ा आ लिखा हो या अनु लिखा हो या साथियों यथा लिखा हो तो वहां पर हमेशा और हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि तत्सम शब्द मुझे बताइए कौन सा। देखिए तत्सम शब्द जो होते हैं ना वो पढ़ने में थोड़ा सा कठिन होते हैं और तद्भव जो होते हैं वो आसान होते हैं, जैसे कि माता, काट, आंचल ये आसान से हैं, लेकिन अमृत जो है ना ये कठिन है साथियों, थोड़ा सा कठिन है, बच्चों के लिए कठिन है, हम तुम तो पढ़ लेंगे। तो अमृत आपका तत्सम हो जाएगा, बाकी सारे तद्भव हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो भविष्य में होने वाले के लिए भावी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भावी कहा जाता है। अगला देखिए कह रहे कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव साथियों हास है हास और हास ही हास हो जाएगा, तो हास्य रस का स्थायी भाव साथियों हास होता है। कह रहे कि निषिद्ध के लिए विलोम मुझे बताइए क्या हो सकता है, तो निषिद्ध का विलोम पता क्या होता है साथियों, विहित होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। अब यहां पर साथियों हम लोग जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे। चलिए तो चेक करिएगा कितने क्वेश्चंस आपके यहां पर सही है। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये तीनों मंदिर किस राज्य में स्थित हैं, तो आपको याद रखना है ओडिशा में स्थित है। आपसे सिंगल कोई मंदिर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि बिरजा मंदिर कहां पर है तो ओडिशा में, राजारानी मंदिर कहां पर है तो ओडिशा में और समलेश्वरी मंदिर कहां पर है तो भी ओडिशा में। आयरलैंड की राजधानी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो डबलिन आपको बता देना, आंसर आपका डी होगा। कह रहे कि कनाडा की राजधानी साथियों क्या है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है, ओटावा जो है ना ये कनाडा की राजधानी है। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है साथियों बताइए, नीम नहीं, पीपल नहीं साथियों, बरगद जो है ना ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है। साथियों क्वेश्चंस की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी तैयारी मजबूत होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो भारतीय विज्ञान संस्थान ये पता कहां पर स्थित है साथियों, ये तो बेंगलुरु में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहे कि बनारस, बनारस कहां पर है, यूपी में स्थित है। तो जो बनारस है ना साथियों ये किस नदी के तट पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब दिल्ली का बताइए, दिल्ली कौन सी नदी के तट पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने
है ना। अगर आप अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ पीडीएफ साथियों तैयार की गई हैं। इन पीडीएफ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? प्रीवियस ईयर। क्योंकि साथियों आपको पता होगा कि हर एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पहला पेपर हुआ था वो 2021 में हुआ, उसके बाद 2022 में हुआ और फिर 2023 में हुआ। इन 3 सालों में ही पेपर हुआ है, 2024 में नहीं हुआ था, और अब 2025 में पेपर हुआ है। तो अगर आप इनकी शिफ्ट को देख लेते हैं तो मेरा मानना है तकरीबन यहां से 50% क्वेश्चन आपको साथियों देखने को मिलेंगे डिक्टो। तो इन सभी का सोल्यूशन भी आपके लिए तैयार कर दिया गया है। हर क्वेश्चन के नीचे उसका सोल्यूशन है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, जीके जीएस हिंदी हो, और उससे रिलेटिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। या तो डिक्टो वही क्वेश्चन आ जाए जो पीवाईक्यू में आया था, या उससे जो रिलेटिव नीचे क्वेश्चन लिखा है वो आ जाए। कुल मिला के 50% कंटेंट आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज की दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी ट्रिपल एस सी पेट पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर ही साथियों भेज दी जाएगी। एग्जाम में जितना भी समय बचा है इसको एक बार लीजिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा साथियों, फिर इस पीडीएफ का बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में। चलिए, तो दिल्ली साथियों पता कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर है। कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ये तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल आपका आंसर है। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसके बाद देखिए, कह रहे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? मुंबई में नहीं साथियों, ये तो कोलकाता में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला सवाल कह रहे कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो इस हवाई अड्डे का नाम है साथियों लेह हवाई अड्डा, और ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। कह रहे कि निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पता साथियों मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ही गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया था। और ये गोल गुंबज कहां पर है? ये बीजापुर में। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, जो कोहिनूर हीरा है ये किस खान से निकाला गया था? तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए तो ये साथियों गोलकुंडा की खान से निकाला गया था कोहिनूर का हीरा। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि विजयनगर साम्राज्य पर सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? तो पता साथियों किस युद्ध में हुआ था? 1565 में हुआ था, तालीकोटा के युद्ध में। इसलिए अगर आपके एग्जाम में ये सवाल है और ये वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस बार यूपी पेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। कह रहे कि तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों ये तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और 1839 में की गई थी। तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1839 में की गई थी। एक पुस्तक है साथियों जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और ये कई बार आपसे पूछी जा चुकी है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मैं कहूंगा स्वामी दयानंद सरस्वती इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखिए, भारतीय इतिहास में जो धन्वंतरी है ना साथियों, ये कौन थे? धन्वंतरी के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक चिकित्सक थे। बिल्कुल सही साथियों, आपके एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो जवाब मैंने आपको बता दिया है। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था, है ना, या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड नॉर्थब्रुक, तो मैं कह सकता हूँ लॉर्ड कैनिंग आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को साथियों लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? तो डिक्टो सवाल साथियों आपके एग्जाम में आएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी आप लोग याद रखें, क्योंकि यही नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें त्रिवेणी संगम पर तो साथियों गंगा, यमुना, सरस्वती मिलेंगे। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अगर यहाँ पर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर एक जय हिंद का कमेंट साथियों आपने नहीं किया तो फटाफट अभी तुरंत जय हिंद का कमेंट आप लोग साथियों कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा अगर आप वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। और जितना कंटेंट मैं आपको दूं उतना कंटेंट आप पढ़िए, अच्छे तरीके से रिवीजन उसका करिए, पेपर आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। चलिए तो बात करें सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र, ये पता कहां पर स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में राजमार्ग की लंबाई साथियों सबसे ज्यादा है? तो किसकी बात चल रही है? अपने उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही राजमार्गों की लंबाई है।
उसके बाद देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो देखिए पहले नंबर पर तो हाइड्रोजन आ जाएगी और दूसरे नंबर पर साथियों ऑक्सीजन आ जाएगी। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है ना ये सबसे ज्यादा है। यानी कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है बताइए। तो देखिए समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार तो देता है, धर्म पालन करने का अधिकार बिल्कुल देता है, स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है, लेकिन साथियों ये समान आवास का अधिकार नहीं देता है। नहीं देता है तो आपके सवाल का आंसर ए होगा। उसके बाद देखिए भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है। अच्छा पहला कौन सा होता है ये जरा मुझे कमेंट में आप लोग बताइए। क्या बताइए, कमेंट में बताइए कि भारत में पहला उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है। और दूसरी की अगर बात करते हैं तो दूसरा तो साथियों उपराष्ट्रपति का होता है। उसके बाद देखिए कह के उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 69 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 69 में दिए गए हैं। तो उपराष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान है ना, शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी प्रावधान। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं साथियों, राष्ट्रपति साहब ही भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद देखिए कह निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं। तो किसकी ये देन है, किसने कहा था। मैं कह सकता हूं आपका राइट आंसर हो जाएगा वो गैलीलियो के साथ जाएगा। इस सवाल का जवाब आपका गैलीलियो गैलीली हो जाएगा। उसके बाद देखिए चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है। तो साथियों गुरुत्वाकर्षण का नियम स्पष्ट करता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला देखिए करके साइटोलॉजी किसका अध्ययन है बताइए। तो साइटोलॉजी में पता साथियों कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की खोज साथियों 1665 में की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा साथियों की गई थी। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए करके डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के गोल्गी काय में संग्रहित रहता है, नहीं कोशिका द्रव में भी नहीं, प्लाज्मा झिल्ली में भी नहीं, बल्कि ये केंद्रक में संग्रहित रहता है। यानी कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में संग्रहित रहता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो साथियों किसके द्वारा दिया गया था, अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आपको ये बात ध्यान रखना है साथियों, कार्ल बेंडा इनका नाम है और इन्होंने ही माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। ऑक्सीजन रहित रक्त को जो ले जाती है वो फुफ्फुसीय धमनी होती है। कौन सी साथियों, वो फुफ्फुसीय धमनी होती है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों विटामिन के की अगर हम बात करते हैं और जिनका भी आंसर सी है तो बिल्कुल सही है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। कह रहे कि जो भदावरी भैंस है ना इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ पर है स्थान, पंजाब में नहीं, हरियाणा गुजरात नहीं साथियों, उत्तर प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि भदावरी गैस ये कहाँ पर पाई जाती है, तो अपने उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। यानी कि एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी बताइए। तो एंटीबायोटिक की खोज पता किसने की थी साथियों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय जीव रेशे यानी कि फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि आपका जवाब क्या हो सकता है, लामा, अल्पाका, अंगोरा बकरी, जेबरा। जेबरा आपका साथियों आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल करके तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या में क्या पूछा जा रहा है। तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तहर की जनसंख्या में 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 21% की वृद्धि दर्ज की गई। करंट अफेयर के सवाल है जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी हाल फिलहाल में अपने भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए रूस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। कह रहे कि किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है। तो साथियों मैं कह सकता हूँ वुडीमुरी पेटी राजू को दिया गया है फोटो ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। किसको दिया गया है, वुडीमुरी पेटी राजू को दिया गया। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो साथियों आपका राइट आंसर जो होगा वो मोल्दोवा हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश मोल्दोवा बना है। उसके बाद देखिए करके पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है। तो दिल्ली विधानसभा जो है ना ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है, दिल्ली विधानसभा। यानी कि इजराइल ने किसके साथ रिकॉर्ड $35 अरब के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर
हस्ताक्षर किया है। तो आपको ध्यान रखना है मिस्र आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि इजराइल ने साथियों मिस्र देश के साथ 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। करके सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो साथियों पंजाब बन गया है, यानी कि पंजाब आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो पता किसको किया गया साथियों? एस राधा चौहान की अगर बात करते हैं, एस राधा चौहान जी को ही क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए करके छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल क्रोमियम प्लेटिनम खनिज मिला है? तो पता साथियों कहां पर मिला है? महासमुंद में मिला है। छत्तीसगढ़ में जो महासमुंद जिला है यहाँ पर निकेल क्रोमियम प्लेटिनम खनिज मिला है। उसके बाद देखिए करके केकी मैक का निधन हुआ है। तो ये कौन थे? अभी हाल फिलहाल में साथियों केकी मैक का निधन हुआ है। ये एक अभिनेत्री थी। कौन थी साथियों? ये एक अभिनेत्री थी। अगला देखिए करके 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये पता साथियों कहाँ पर शुरू हुई है? दिल्ली में शुरू हुई है। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी दिल्ली में ही शुरू हुई है। उसके बाद देखिए अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। ये बात भी आपको याद रखना है। स्वर्ण पदक आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे कहा क्या जा रहा है? आपसे कह रहे हैं कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है। तो साथियों कौन सा देश बना है? मैं कहूंगा अपना देश भारत ही दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार देश बना है। अब देखिए साथियों यहां से आपके सामने अब रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के पूरे 5 सवाल में दिखाऊंगा आपको, जैसे आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कहा जा रहा है कि PQRSTU 6 लोग हैं एक बेंच पर बैठे। तो साथियों एक बेंच हमने बना ली, 6 लोग बैठे ना, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 6 लोगों की बैठने की जगह हमने बना ली। उसके बाद कह रहे हैं कि क्यू दाएं किनारे पर बैठा है, यानी कि क्यू कहीं यहां पर बैठा होगा। कह रहे हैं कि आर एस के दाएं और बगल में बैठा है, यू टी के बाएं और बगल में बैठा है, और टी क्यू के बाईं और बगल में बैठा है, और पी एस के बाईं और बगल में बैठा है। तो बाएं किनारे पर कौन है, यानी कि यहां पर कौन है? देखिए अगर हम साथियों यहां से स्टार्टिंग करें कि एस के दाईं और बगल में बैठा है आर, मान लेते एस को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। एस की अगर बात करें, मान लीजिए आप यहां पर अगर आपने एस बैठा दिया है ना, एस आपने यहां पर बैठा दिया। कह रहे कि इसके दाएं और बगल में आर बैठा है, यानी कि आर यहां पर बैठेगा। उसके बाद कह रहे कि यू टी के बाईं और बगल में बैठा है। अभी हमें नहीं पता टी को कहां पर बैठा लें, टी क्यू की पोजीशन भी हमें नहीं पता। इसको देख लीजिए, पी एस के बाईं और बगल में बैठा है। तो साथियों एस के बाईं और बगल में कौन बैठा है? पी, यानी कि पी आपका जो होगा वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि क्यू दाएं किनारे पर बैठा है, आर एस के ये हो चुका है। कह रहे कि टी के बाईं और बगल में बैठा है यू, टी के बाईं और बगल में बैठा है यू, यानी कि अगर साथियों बात करें हम कहां पर बैठा लें, है ना, देखिए मान लेते साथियों ये टी हो गया, टी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है यू, यानी कि यू आपका यहां पर आ जाएगा। और क्यू के बाईं और बगल में बैठा है टी, क्यू के बाईं और बगल में बैठा है टी, यानी कि क्यू की बात करें तो क्यू यहां पर आ जाएगा। अच्छा एक बात यहां पर कही गई थी कि क्यू दाएं किनारे पर है, यानी कि ये जो क्रम अनुसार है ना, क्यू बिल्कुल दाएं किनारे पर होगा, यानी कि क्यू साथियों यहां पर होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस पोजीशन को कट कर दीजिए, एक यहां से और एक यहां पर बढ़ा लीजिए। अब क्यू सबसे दाएं किनारे पर है, उसके बाद कह रहे हैं कि टी है और फिर साथियों यू है, यानी कि 6 के 6 लोग थे, आपने 6 के 6 बैठा दिए। पूछा जा रहा है कि बाएं किनारे पर कौन है? बाएं किनारे पर साथियों पी है। तो आपके सवाल का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि 17 और उसके बाद 18 और उसके बाद 26 और उसके बाद 53 और उसके बाद 117। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहां पर क्या होगा, एक बार मुझे बताइए। देखिए अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, क्रम आपको बताना है, सिंपल सी बात है। यहां पर तो 1 बड़ा है, यहां पर कितने बड़े हैं साथियों? यहां पर एक तरीके से बात करें तो 8 बढ़ा दिए गए हैं। 56 से 53 हुआ है, तो साथियों एक तरीके से बात करें कितना बड़े हैं? 27 यहां पर बड़े हैं। और फिर यहां पर अगर बात करें तो 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, और 11 में से 5 जाएगा, 6, यानी कि 64 बढ़ाया गया। तो यहां
यहां पर कितना बढ़ाया जाएगा। अगर आप साथियों थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है और इसको हम 1 का क्यूब कह सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है 5 का क्यूब आएगा, यानी कि यहाँ पर 125 आ जाएगा। 117 और 125 कितना होता है वो यहाँ पर आएगा। 5 और 7 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1 और ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 242 यहाँ पर आएगा। तो बिल्कुल सही जवाब 242 हमारा ऑप्शन ए में है। तो हमारा आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए एक शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर 8 मित्र हैं ABCDEFGH, आपस में समान दूरी पर एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। एक गोल मेज साथ तो हमने यहाँ पर बना ली। 8 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 और साथियों 5 और 6 7 और ये 8, ये 8 लोग ही साथियों हमने यहाँ पर जगह बना ली। उसके बाद कहा जा रहा, अच्छा सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ये भी बात कही गई है। कह रही है D F और H के बीच में है, ठीक है। A B और G के बीच में नहीं है, ठीक है। C A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और साथियों कहा जा रहा है कि E D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए अगर ED यहां पर भी है और साथियों हमें D यहां पर भी मिल रहा है, यानी कि हमें कॉमन में से D मिल रहा है, तो हम एक काम करेंगे साथियों, हम इस वाली लाइन को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इस वाली लाइन को सॉल्व करोगे साथियों तो फिर यहां पर आपको A कॉमन मिल रहा है। चलिए इसको ही सॉल्व कर लीजिए करके F और G के बीच में, या एक काम करिए साथियों सी के दाएं एक अच्छा इसको सबसे पहले बैठा लिए। क्यों? क्योंकि अभी आप नहीं पता कर पाएंगे कि भैया एफ और एच के बीच में तो डी है, लेकिन डी के दाएं तरफ एच होगा या बाएं तरफ एच होगा ये नहीं पता लगा सकते। लेकिन इसको लिखिए डी के बाईं और दूसरे स्थान पर ई है, तो डी को आप कहीं पर बैठा लो। मान लीजिए डी को हमने यहां पर बैठा लिया। अब डी का बायां किधर हो जाएगा साथियों? इधर हो जाएगा, यानी कि डी के बाएं दूसरे स्थान पर अच्छा ई है, यानी कि दूसरे स्थान पर ई है, यानी कि यहां पर साथियों आपका ई आ जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि F और H के बीच में साथियों D है, तो F और H की अगर बात करें, मान लेते साथियों F यहां पर बना लेते हैं, H यहां पर बना लेते हैं। हो ये भी सकता है कि H इधर होगा, F इधर होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, रिस्क लेते हैं हम लोग। उसके बाद कहा जा रहा है क्या कि C जो है ना ये एक काम करिए, अभी देखिए ये आपका हो चुका है। A B और G के बीच में नहीं है, ठीक है। A जो है ना ये B और G के बीच में नहीं है। A C जो है ना ये A के दाएं और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब एक काम साथियों यहां पर आप करेंगे, अगर हम बात करते ए को हम यहां पर बैठा लें, तो ए के दाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 3 तीसरा स्थान यहां पर हुआ, यानी कि यहां पर आपका सी आ जाएगा, है ना। अब 2 लोग बचे हुए हैं। अब कहा जा रहा है साथियों इसको देखिए जरा फिर से एक बार पढ़ लीजिए अगर आपकी मर्जी है। एक काम करिए, ए जो है ना ये बी और जी के बीच में नहीं, यानी कि ए जो होगा ये बी और जी के बीच में नहीं होगा। ए जो होगा ये बी और जी के बीच में नहीं होगा, यानी कि बी और जी आपका यहां कहीं आ जाएंगे, है ना। अच्छा सवाल में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ए के सामने कौन बैठा है, तो भैया ए के सामने कौन बैठा है? ए के सामने तो ई बैठा हुआ है, तो इसकी हमें जरूरत भी नहीं है। कुल मिला के हमें हमारा आंसर पता चल गया है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए के सामने तो ई बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि कथन यहाँ पर है और आपके सामने साथियों यहाँ पर निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन और निष्कर्ष वाले सवाल भी साथियों एक न एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सभी लड़कियां एक्टर हैं, तो मान लेते साथियों ये क्या हो गई? ये लड़कियां हो गई, है ना। ये क्या हो गई? ये लड़कियां। सभी एक्टर कह रहे हैं कि सभी की सभी लड़कियां जो है ना वो एक्टर हैं, तो सभी की सभी लड़कियां एक्टर हमने बना ली। और कह रहे सभी के सभी एक्टर जो है ना वो साथियों कौन है? वो सिंगर हैं। तो साथियों यहाँ पर आपकी क्या हो गया? ये सिंगर हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष है, कौन सा गलत है। कह रही कि कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है, कुछ लड़कियां सिंगर नहीं, मैं कहूंगा गलत, सभी लड़कियां सिंगर हैं। क्यों? क्योंकि सिंगर के अंदर आ रही हैं ये लड़कियां, तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, नहीं चाहते हो, कुछ एक्टर लड़कियां हैं, ये भी गलत हो जाएगा। करके सभी लड़कियां सिंगर, ये बात बिल्कुल सही है, सभी के सभी लड़कियां सिंगर हैं। मैं कहूंगा 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए फिर से एक नंबर सीरीज वाला सवाल आ गया। आपसे कहा जा रहा है कि 123 है, उसके बाद 98 है, और फिर 82 है, उसके बाद 73 है, उसके बाद साथियों 69 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 123 से 98 पता कैसे हुआ है साथियों? यहाँ पर 25 को घटाया गया है। 98 से 82 जो हुआ है साथियों यहाँ पर किसको? 16 को घटाया गया है। और 82 से 73 जो हुआ है साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो 9 घटाया गया है। 73 से 69 जो हुआ है यहाँ पर कितना घटाया गया साथियों? 4 को घटाया गया।
गया है। तो यहाँ पर कितना घटाया जाएगा, देखिए यहाँ पर भी तो वही चीज बन रही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जैसे कि ये आपका 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 3 का हो गया, ये आपका 4 का हो गया, और उसके बाद ये आपका 5 का हो गया। तो 5 4 3 2, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 69 में आपको सातों 1 को घटाना पड़ेगा। तो 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। और 68 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि संख्याएं अगर हैं 5 7 9 12 13 और टी, यानी कि ये भी एक संख्या है और उसके बाद एक संख्या है 20, यानी कि इनका औसत जो है ना, इनका औसत मान लेते साथियों, क्या मान ले, इनका औसत की अगर बात करें, मान लीजिए टी है, क्या है साथियों, मान लीजिए टी है, तो टी का मान आपसे पूछा जा रहा है, ये भी टी है। तो कुल मिला के इनका औसत हमें निकालना है ना। एक संख्या गायब है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। चलिए कोशिश करते हैं साथियों निकालने की, है ना। चलिए तो साथियों कैसे निकालेंगे, 5 + 7 + 9 + 12 प्लस आपका 13, और ये संख्या भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और ये आपका 20 हो जाएगी। टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या, 7 नीचे आ जाएगा। और इन कहा जा रहा था कि इनका औसत जो है ना वो टी है, यानी कि टी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 7 की गुणा टी से होगी तो यहाँ पर 7 टी यहाँ पर आ जाएगा। इसको जरा जोड़िए, 7 5 12 12, और ये आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 22 23 33 हो जाएगा। 33 36 46 हो जाएगा। 46 और ये कितना हो जाएगा, 46 बोले तो एक तरीके से बात करें, 46 में अगर आप 20 जोड़ दोगे तो ये 6 और ये आपका 66 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आपका यहाँ पर आ गया 66 + टी बराबर 7 टी यहाँ पर आ गया। अब 66 बराबर कितना हो जाएगा, इस 60 टी में से 70 में से 1 टी माइनस होगा, 70 में से 1 टी माइनस होगा, तो ये आपका 6 टी हो जाएगा। और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, यानी कि 1 टी बराबर कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो कुल मिला के साथ तो इसका मान क्या होगा, मैं कहूंगा 11 होगा। और 11 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। यानी कि अगर 15 मापों की हम गणना करते हैं, है ना, क्या साथियों, 15 मापों की गणना करते हैं, गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है, ठीक है। 15 मापों के माध्य की गणना, मतलब 15 मापों का जो माध्य निकलता है वो कितना निकलता है साथियों, 50 निकलता है ना, 50 निकलता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं 15 मापों का कुल योग कितना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 15 की गुणा 50 से करिए, 15 पंजे 75 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, यानी कि 750 ये क्या निकलेगा, ये योग निकलेगा साथियों 15 मापों का। कहने के लेकिन ये पाया गया कि एक माप को 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज कर लिया गया, है ना, दर्ज कर लिए। तो कितना एक्स्ट्रा, कितना कम, 46 सेंटीमीटर करना था लेकिन 46 कर लिया। तो मुझे ये बताइए कितना कम किया गया, 11 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर साथियों 5 बचेगा, ये एक तरीके से 5 हो जाएगा 15, यानी कि 61 करना था लेकिन 46 कर लिया गया, यानी कि 15 कम किया गया। अब जब साथियों 15 आपका कम किया गया तो इस योग में 15 को जोड़िए, है ना, क्योंकि इस योग में 15 कम किया गया, तो 750 + 15 765 हो जाएगा। कितने माप थे, मैं कहूंगा 15 माप थे। तो कहा जा रहा है कि सही माध्य क्या होगा, सही औसत क्या होगा, तो इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए। 5 तियां 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, है ना, 5 तियां 15 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, यानी कि 51 जो होगा वो आपका सही माध्य निकल कर आएगा। और 51 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 8 मीटर और 14 मीटर लंबी 2 रस्सियां समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जाती हैं, प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी हो सकती है। तो अगर कभी भी आपसे 2 संख्याएं दे दी जाएं और कहा जाए कि भैया इतना इतना ऐसा कुछ है ना, इनको टुकड़ों में काटा जाना है, तो प्रत्येक टुकड़े की ज्यादा से ज्यादा लंबाई कितनी निकल सकती है। तो हमेशा उन दोनों नंबर का आपको HCF निकाल लेना होता है, यानी कि 8 और 14 का आपको महत्तम संवर्तक निकालने का ना होगा। तो 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएंगे। बस साथियों 2 जो निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो अधिकतम संभव लंबाई हो जाएगी 2 मीटर, है ना।
2 मीटर हो जाएगी। तो 2 मीटर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बस HCF निकाल दो, महत्तम समवर्तक, वही आपका जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों आप इन सवालों के आंसर देते जाइएगा, यानी कि मुझसे पहले साथियों आप इन सवालों के जवाब देते जाइएगा। अगर आप मानते हैं कि हाँ भाई आपकी तैयारी तगड़ी है और इस बार आपको एक अच्छा स्कोर कार्ड मिलना चाहिए, तो आप इन सवालों के जवाब देते जाएंगे। चलिए तो अब एक सवाल आपके सामने है, कह रहे x अनुपात y यानी कि 5:2, यानी कि जहां पर सातों x आपको दिखे वहां पर 5 रख देना, जहां पर y आपको दिखे तो वहां पर 2 रख देना। तो आपको ही बताना है कि xy - 9y और अनुपात 14x - 13y। तो 8x है, यानी कि 8 गुणा y का x का मान कितना है 5 है, तो 8 गुणा 5 यानी कि 8 पंजे 40 हो जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। 9 गुणा y है और y कितना है 2, यानी कि 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 यहां पर आ गया, अनुपात यहां पर लिख देते हैं। अब 14 गुणा x यानी कि 14 गुणा 5, 14 पंजे 70 होता है, और साथियों माइनस आ गया 13 गुणा y यानी कि 13 गुणा 2 यानी कि 13 दूना 26 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए आप लोग साथियों, है ना। चलिए तो अब 40 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा, और 70 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 44 बचेगा। इसको जरा कैलकुलेट कराइए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी कि 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो 1:2 बचा है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप टारगेट सिलेक्शन, यहां पर टारगेट सिलेक्शन लिखा हुआ है, टारगेट सिलेक्शन चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को साथियों आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर साथियों आप लोग क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए हमारे साथियों 2 चैनल हैं, है ना। एक जो हमारा मेन चैनल है जिसका नाम क्या है, एक सेकेंड, इसका नाम क्या है साथियों, इसका नाम है टारगेट सिलेक्शन। आप यूट्यूब में सर्च करके UPSSC पेट की वीडियो साथियों देख सकते हैं। एक तो टारगेट सिलेक्शन और एक दूसरा साथियों एग्जाम फतेह है। हमारे 2 मेन चैनल हैं। बाकी अगर किसी और चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा ही स्टूडेंट है, वो हमारी वीडियो को उठाकर डाल रहा है, डाउनलोड करके वो डाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। चलिए तो टारगेट सिलेक्शन पर अगर नए हैं तो इस ऑफिशियली चैनल को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड का मतलब ये, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर अगले नंबर का सवाल आप लोग देखेंगे। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, यानी कि अगर रामू 5 रुपए कमाता है, सॉरी रामू अगर 6 रुपए कमाता है तो सोमू 5 रुपए कमाता है ना। और कह रहे हैं कि उनके व्यय यानी कि खर्चों का अनुपात 7:6 है। कह रहे कि महीने के अंत में रामू और सोमू क्रमशः 1500 और 1000 रुपए बचाते हैं, तो रामू की मासिक आय क्या है ये आपको बताना है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों। देखिए कभी भी अगर आपके सामने, देखिए सबसे पहली मैं आपको चीज यहां पर ये बता देता हूं कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है साथियों व्यय प्लस आपकी बचत, यानी कि जितना आपने बचाया है और जितना आपने खर्च किया है उन दोनों का योग होता है साथियों आय। ये बात क्लियर है। कभी भी अगर आपके सामने आय का अनुपात दे रखा हो, व्यय का अनुपात दे रखा हो और उनकी बचत दे रखी हो, और किसी एक व्यक्ति की आय आपसे पूछी जाए, तो सिंपल सा आपको क्या कर देना है, सिंपल सा साथियों आपको कर देना है कि भैया 6x, यानी कि ये आय लिख रहा हूं दोनों की 6x, और यहां पर क्या है 5x है, 5x है। अगर इस आय में से हम अगर बचत को घटा देते हैं, जो कि रामू की आय 6 है और रामू बचत कितनी करता है साथियों, महीने के अंत में रामू बचत करता है 15,000 की, यानी कि अगर हम बचत को घटा देंगे और इसमें से भी इसकी बचत को हम घटा देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, हमारे सामने व्यय का अनुपात आ जाएगा, यानी कि 7:6। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है कि भैया आय में से हम बचत को घटाएंगे तो व्यय हमें मिलेगा, क्योंकि आय में से अगर हम बचत को घटाएंगे तो व्यय हमें मिलेगा। बस अब इसको साथियों बराबर लगा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 की 6 से गुणा करेंगे तो साथियों 36x यहां पर आ जाएगा, माइनस 15 पंजे 75, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कि यहां पर साथियों 9000 आ जाएगा। 7 की 5x से गुणा करोगे तो 35x यहां पर आ जाएगा, और ये आपका 7 की 1000 से गुणा करोगे तो यहां पर साथियों 7000 आ जाएगा। अब देखिए ये 35x है कितना, ये 35x है बराबर के उधर, सॉरी ये 36x है बराबर के उधर, यहां पर आपका क्या है, ये 36x हो गया बराबर के उधर 35x है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 9000 ये उधर था बराबर के इधर आया तो ये प्लस का हो गया, और ये जैसा था वैसा ही रहेगा। तो अब यहां से साथियों x बराबर कितना आपका निकलेगा, 9000 में से 7000 जाएंगे तो 2000 यहां पर साथियों आपका निकलेगा। बस कोई दिक्कत नहीं। रामू की मासिक आय आपसे पूछी जा रही, तो भैया रामू की मासिक आय का अनुपात 6 था, यानी कि x बराबर अगर 2000 है तो 2x बराबर, सॉरी
तो 6x बराबर सातों क्या होगा, है ना। तो 6 गुणा x बराबर 2000 है, 2000 की गुणा कर देंगे, 6 दूना आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 12,000 जो होगी वो रामू की मासिक आय हो जाएगी। अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता सोमू की मासिक आय, तो आप साथियों 2000 में किसकी गुणा कर देते, 2000 में किसकी गुणा, 5x की गुणा कर देते, है ना। 2000 पंजे मतलब 10,000, आपकी किसकी आय हो जाती, सोमू की आय हो जाती। खैर अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ साथियों आपके मैथ्स के डीआई के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन सवालों को साथियों 5 सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सवाल अच्छे हैं और ये पूरी डीआई आपके सामने आ सकती है आपके एग्जाम में, ऐसे ही थोड़ा सा बस साथियों चेंज हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की, इसमें सवाल में आखिर क्या कहा गया, यहाँ पर आपसे कहा गया है, देखिए सबसे पहले राज्य हैं, राज्य ए है, राज्य बी है और राज्य सी, यानी कि 3 राज्य हैं। अगर राज्य ए की बात करें 2011 में कितना उत्पादन हुआ, तो 5.2 का उत्पादन हुआ। मान लेते साथियों चावल का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है चावल का उत्पादन हो रहा है। चावल का उत्पादन जो हुआ है 2011 में 5.2 हुआ है। अच्छा ए में, राज्य ए में 2013 में कितना उत्पादन हुआ है बताइए जरा, तो साथियों 5.8 हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं राज्य सी में 2015 में कितना उत्पादन हुआ है, तो साथियों 6.7 हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर चीजें चल रही हैं। आप सवाल पर आ जाए, कह रहे कि 2014 में, ठीक है 2014 कहां पर है, यहां पर है। 2014 में 2016 में 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में, यानी कि साथियों एक तो ये और साथियों एक ये में उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। यानी कि यहां से लेकर यहां पर कितने की वृद्धि हुई है, 4.8 से 5.7 यहां पर हो गया है। तो देख लेते साथियों कितने की वृद्धि हुई है एक तरीके से, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा, एक तरीके से 17 हो जाएगा, यहां पर सातु 9 आ जाएगा, यानी कि 0.9 की वृद्धि हुई है। तो 0.9 की वृद्धि हुई है, यहां पर इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। किससे वृद्धि हुई है साथियों, 4.8 से यहां पर वृद्धि हुई। ये बात क्लियर, अगर इतनी बात सातु क्लियर है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर आपने सातु अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, ठीक है ना। चलिए तो अब अगर बात करते हैं साथियों, इतने की वृद्धि हुई है, ये 0.9 है, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर आप कट करते हैं साथियों, देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छंग 18 हो जाएगा, ऊपर आपका 300 हो जाएगा, नीचे आपका 16 हो जाएगा। और इसको कट करोगे तो 150 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और कट करोगे तो 75 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से कट करोगे साथियों 4 एकम 4, 3 जाएगा 35 हो जाएगा, 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, इसमें से पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, यानी कि लगभग 18.7 करके कुछ आंसर आएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सभी वर्षों में 2011, 12, 13, 14, 15 सभी वर्षों में राज्य ए में, यानी कि साथियों राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन कितना हुआ है। यानी कि आपको अब निकालना है औसत किसका, राज्य ए में 5.2 प्लस 5.4, 5.8, 6.2, 6.5, 6.9, इसका आपको अनुपात निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है साथ अनुपात निकाल देंगे, 5.2, 5.4, 5.8 और साथियों 6.2 और साथियों यहाँ पर 6.5 और साथियों 6.9। कितने नंबर हैं साथियों, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो 6 से इनको भाग दे देंगे। अब इनको जरा आप क्या कर लीजिए, इनको साथियों आप एक काम करिए जोड़ लीजिए। तो देखिए 6 5 कितना हो जाएगा, 6 5 आपका हो जाएगा 14, 14 और 2 16, 16 और आपका कितना हो जाएगा 24, 24 और 4 28, 28 और ये 30, 30 का आ जाएगा 0। और साथों यहाँ पर अगर बात करते हैं पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर हासिल का 3 लग जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 6 12 और 3 15 15 और आपका ये कितना हो जाएगा 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, 26 और 5 31, 31 और 5 36, यानी कि 36 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ गया, 6 छंग 36 हो जाएगा। यानी कि इन सब नंबर का जो औसत निकलेगा वो 6 निकलेगा, और 6 कहाँ पर है, 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सभी 3 राज्यों में, यानी कि राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, यानी कि 3 राज्यों में 2014 में, यानी कि साथियों यहां पर बात चल रही है 2014 में तीनों राज्यों में वर्ष 2014 और 2016, 2014 और 2016 का उत्पादन का अनुपात क्या है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो साथियों इसको आप जोड़िए और फिर इसको जोड़िए, 6 2 8 10 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, है ना। आपका ये कितना हो जाएगा 6 6 12, है ना, 12 और 13, 13 14 15 16 17, 17, यानी कि यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 17.4। इसको भी देख लीजिए
सात चार आपका कितना हो जाएगा 11, है ना 11, और आपका ये फिर 19 हो जाएगा 9 लग के, और ये आपका 7 हो जाएगा, 7 7 14, 14 आपका 19 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये अनुपात यहाँ पर निकला है। अब एक काम करिए, पॉइंट से पॉइंट आप हटा देंगे, अगर इसको आप किससे कट करें बताइए मुझे जरा, इसको आप सातु किससे कट करें देखिए, और फटाफट जरा बताइए, 2 से तो ये कट होगा नहीं, है ना। कहीं सातु कुछ मिस्टेक तो नहीं, इसको जरा जोड़िए, देखिए ये आपका 7 4 11 हो जाएगा, 11 और 9 तो 20 होता है, 20 का यहाँ पर 0 आना चाहिए। एक काम करिए, इसको हटा दीजिए, मेरे हिसाब से गलत हो गया सातु इसका योगफल, कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ गया, है ना, 20 हो गया। अब 2 हासिल हो गए, 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 की अगर बात करते हैं, 8 और 7 15 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 20 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 174 आ गया, और यहाँ पर 200 आ गया, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 2 8 16, 2 7 14, यानी कि 87/100 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर डी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य सी में, तो साथ यहाँ पर राज्य सी की बात चल, राज्य सी में वर्ष 2016 में 2014 से चावल उत्पादन में कितने प्रतिशत का उत्पादन हुआ है, कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है। तो 2016 सातु आपका ये है, और 2014 आपका ये है, यानी कि इसमें जो बढ़ोतरी हुई ना 2014 से 2016 में, देखिए 6.4 से 7.4 हो गया है, तो कितने की वृद्धि हुई है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करते हैं सातु, 6 इधर हो जाएगा, है ना, और 4 उधर हो जाएगा, यानी कि पूरे 1 की वृद्धि हुई है। अब इसको प्रतिशत में आपको बदलना है साथियों, एक जो वृद्धि हुई है वो 6.4 से ही तो हुई है, तो 6.4 इधर आ जाएगा, पॉइंट हटेगा सातों यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे सातों यहाँ पर 32 आ जाएगा, ऊपर आपका 500 आ जाएगा, और 2 से कट करोगे तो 16 आ जाएगा, ऊपर आपका सातों 250 आ जाएगा, और कट करोगे तो 8 आ जाएगा, ऊपर आपका 125 आ जाएगा, है ना। अब अगर बात करते इसको हम 8 से कट कर लेते, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 4 जाएगा 45 हो जाएगा, 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 5 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बचेगा, 8 5 40, 8 6 48 हो जाएंगे, यानी कि 15.6 करके आंसर आएगा। और 15.6 करके आंसर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, अब कुछ क्वेश्चंस, लगभग 5 क्वेश्चंस हम लोग इंग्लिश के यहां पर देख लेते हैं। कहने के सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से आपको कौन से वर्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही नहीं लग रही है। देखिए डिक्टेट वर्ड की अगर बात करते हैं, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और इसका मतलब होता है साथियों तानाशाही करना। क्या इसका मतलब क्या होता है, तानाशाही करना। डिसीजन की अगर बात करते हैं साथियों, कोई भी फैसला लेने को कहा जाता है, क्या फैसला लेने को क्या कहा जाता है साथियों, फैसला लेने को यहां पर कहा जाता है डिसीजन लेना। डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, फर्क क्या है, यानी कि अंतर क्या है, डिफरेंस है। लेकिन डिक्शनरी की अगर हम बात करें, इसकी स्पेलिंग सही नहीं है ना। डिक्शनरी की बात करें तो DIC, ठीक है, TIONARY होता है साथियों, यानी कि ई की जगह ए आएगा, तो कौन से ऑप्शन नंबर डी वाले की स्पेलिंग गलत है, और यही आपका आंसर। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश, जिसमें बहुत सारे अंग्रेजी के मीनिंग साथियों लिखे होते हैं हिंदी में। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि लॉथ की अगर बात करें, लॉथ का आपको यहाँ पर बताने कि इसका एंटोनिम क्या होता है। देखिए लॉथ की अगर बात करें ना, लॉथ का मतलब होता है साथियों नफरत करना। क्या लॉथ का मतलब क्या होता है साथियों, नफरत करना, ठीक है। तो मैं कहूंगा साथियों प्यार करना इसका अपोजिट होना चाहिए, प्यार करना, या एक तरीके से बात करें उसकी प्रशंसा वगैरह करना। देखिए डिटेस्ट की अगर बात करते हैं, डिटेस्ट का मतलब भी होता है नफरत करना, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एडमायर की अगर बात करते हैं, एडमायर का मतलब होता है साथियों किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। उसके अलावा अगर डिस्पाइस की अगर बात करें, डिस्पाइस का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना। और एबोर की अगर बात करते हैं, इसका मतलब होता है किसी से नफरत करना। तो कहीं ना कहीं हमें जो इसका एंटोनिम नजर आ रहा है वो एडमायर नजर आ रहा है, कि नफरत करने का एंटोनिम होता है साथियों प्रशंसा करना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि बेनिथ वर्ड की अगर बात करें, इसका आपको एंटोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है। बेनिथ का मतलब क्या होता है साथियों, नीचे। इसका मतलब क्या होता है, नीचे, यानी कि कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है साथियों ऊपर। किसका बताइए, एबव का, बियॉन्ड का, अंडर का, बेलो का। मैं कहूंगा साथियों एबव की अगर बात करें, एबव का मतलब होता है ऊपर, यानी कि ये क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए साथियों कह रहे द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग द जॉब वेल। ये होना चाहिए, मतलब खाली जगह में आपको बताना है साथियों यहाँ पर क्या आ सकता है, एफिशिएंट होगा, डिफेंट होगा, या सफिशिएंट होगा। यानी कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा, वही साथियों आत्मविश्वास वाला, है ना। चलिए
द एम्प्लॉय मतलब न्यू एम्प्लॉय ने कहा कि वो कॉन्फिडेंस है ये जॉब अच्छे तरीके से साथियों करके। उसके बाद देखिए कह रहे कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि ब्लो ए फ्यूज। तो ब्लो ए फ्यूज का मतलब क्या होता है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। आग बगूला होना, क्या साथियों, अगर बात करते आग बगूले होने को कहा जाता है, आग बगूला होने को कहा जाता है ब्लो ए फ्यूज। तो क्या आपका आंसर होगा टू फील सिक, नहीं। टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, ठीक है। टू फील टायर्ड, नहीं। टू वर्क हार्ड एमलेसली, नहीं साथियों। मैं कहूंगा टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली यानी कि ब्लो ए फ्यूज यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना, आग बगुला हो जाना। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर अगर बात करें, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे है ना, इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी हो एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताइएगा। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद का कमेंट भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा।